ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। जियोपॉलिटिक्स के मौजूदा माहौल में भारत पर यह कहावत इन दिनों सटीक दिख रही है। अंग्रेजी की इस कहावत का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान या छुपा हुआ लाभ। यानी कि कोई ऐसी चीज जो पहली नजर में बुरी, मुश्किल और नुकसानदेह लगे, लेकिन बाद में वही हमारे लिए वरदान साबित हो जाए। फिलहाल भारत के लिए अमेरिका ने टैरिफ के तौर पर मुश्किल खड़ी कर दी, लेकिन भारत ने अब ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि यकीन मानिए अमेरिका आने वाले वक्त में पछता सकता है, क्योंकि अमेरिका की टेंशन एससीओ की वजह से बढ़ सकती है। जापान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला लक्ष्य भारत के लिए एससीओ से पूरा फायदा लेना है, जिस पर वॉशिंगटन के साथ पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसमें भारत किस तरह से मौजूदा चुनौतियों को साधते हुए एससीओ से अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करेगा, इस पर आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल जापान दौरे से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए जापान के साथ आने वाले 10 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। भारत और जापान के बीच इस दौरे में 21 ऐसे समझौते हुए हैं जो बहुत कुछ बदलने के लिए काफी हैं। वहीं अमेरिका की चाल उसे उल्टी पड़ सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में ही अमेरिका के कई अर्थशास्त्री ट्रंप के कदम से नाराज हैं। साफ कह रहे हैं कि भारत से दूरी अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है। मगर इसी बीच वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान इन दिनों अब खूब वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बयान में एक गजब का ट्विस्ट है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी खुला समर्थन भारत के पास है। इन सब समीकरणों का क्या है हिसाब किताब और क्या है कनेक्शन, क्या है इसका विश्लेषण, चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट में। तो भारत के पास अब क्या गेम चेंजिंग प्लान है, कैसे जापान में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रव्यूह तैयार किया और क्या आगे के रोड मैप की तैयारी है, यानी कि क्या आगे का रोड मैप तैयार किया गया है, एससीओ की बैठक में क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको बता रही हूं। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ, और ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में ही आपको विस्तार से बताया था कि जापान के साथ भारत ने क्या कुछ समझौते वो कर सकते हैं और पुतिन भी किस तरीके से भारत के साथ हैं। मगर अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं, वो अपडेट भी आप ले लीजिए, जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भारत ने एक मजबूत प्लान के तहत अपने लिए रास्ता बनाते हुए अमेरिका को जबरदस्त जवाब दिया। मगर उससे पहले बात करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी के अगले लक्ष्य एससीओ की, जिस पर अब दुनिया भर की निगाहें टिक गई हैं। दोस्तों, एससीओ की बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होने वाली है। इस बैठक में भारत एक बार फिर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। एससीओ में भारत, रूस, चीन और अन्य मध्य एशियाई देश शामिल हैं, लेकिन मौजूदा टैरिफ वॉर की स्थिति में ये मंच भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक लाभ का अवसर बन गया है, क्योंकि भारत इस मंच का इस्तेमाल करके वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने जा रहा है। एससीओ के देशों ने टैरिफ वॉर के बीच एकजुटता दिखाने का संकल्प ले लिया है और ये अमेरिका के लिए सिरदर्द हो सकता है। कैसे, इसको समझते हुए जानिए कि एससीओ में भारत क्या करने जा रहा है। एससीओ में भारत की भूमिका पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। भारत इस मंच पे सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। एससीओ में शामिल देशों में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। ये देश मिलकर वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के मामले में एक बड़ा ब्लॉक बनाते दिख रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ ने इन देशों को एकजुट करने का मौका दे दिया। खासतौर पर रूस, भारत और चीन का गठजोड़ अमेरिका के लिए चुनौती बन रहा है। रूस ने भारत को तेल खरीद पर भारी छूट की पेशकश की है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एससीओ की बैठक में इस सौदे को और पक्का किए जाने की पूरी उम्मीद है। इससे भारत का तेल आयात बिल कम होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच भी संबंधों में अब और सकारात्मक बदलाव और गर्मजोशी देखने को मिल रही है। जो चीन कभी भारत के साथ खड़ा नहीं था, अमेरिकी टैरिफ की वजह से चीन भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता दिख रहा है और उसके तेवर नर्म है, या यूं कहें कि अमेरिका ने भारत और चीन को करीब ला दिया। एससीओ की इस बैठक में भारत और चीन के बीच व्यापार और सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत होने की भी पूरी उम्मीद है। जहां भारत हमेशा के लिए सीमा विवाद को खत्म करने पर ही
फोकस करेगा, जोर देगा। वहीं चीन के साथ बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन चीन से भारत का व्यापार का बढ़ना मतलब सीधा है कि अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती। अभी तक अमेरिका रूस और भारत के व्यापार को लेकर चिंतित था, मगर आर्थिक मामलों की जानकारी बताती है कि अगर भारत और चीन के व्यापार ऊंचाइयों पर गए तो अमेरिका को लॉन्ग टर्म में तगड़े झटके लग सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एससीओ में शामिल होने के लिए शनिवार को चीन की 6 दिनों की यात्रा पर पहुंच रहे हैं और एससीओ में सभी की नजरें पाकिस्तान के साथ होने वाले व्यवहार पर भी होंगी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशंस पर, क्योंकि कैमरों का फोकस अब यही नोटिस करेगा कि प्रधानमंत्री किस तरह से पाकिस्तान और उसके नेता को इंप्रेशंस देते हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान का यह आमना सामना बेहद दिलचस्प होगा। भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन उससे उभरने के लिए भारत लगातार काम कर रहा है। अब समझते हैं कि आखिरकार जापान में कैसे मोदी ने चक्रव्यूह तैयार किया और अमेरिका के लिए ये एक संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे में जापान के साथ 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये बहुत बड़े समझौते थे जो अगले 1 दशक तक भारत की विकास गाथा को एक नई दिशा दे सकते हैं। इन समझौतों में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जापान ने भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 68 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। ये निवेश भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ताकत देगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आप जरूर जानना चाहेंगे और जिसमें जापान में ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे भरोसेमंद देश है। दुनिया भारत पर भरोसा करती है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट। अगर आप इस बयान को समझेंगे तो समझ जाएंगे कि इशारा किसकी तरफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही चतुर नेता हैं जो कि जानते हैं कि मुझे कहां खड़े होकर किसे कैसे जवाब देना है। बिना नाम लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कह जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत करार दिया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने जापान से ही बता दिया कि भारत पर दुनिया का भरोसा किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। भारत और उसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। जानकारी के लिए बता दूं कि जापान ने पिछले 5 सालों में भारत में निवेश की कई गुना संभावनाओं को ढूंढा है और उन्हें बढ़ाया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दुनिया के कई देशों ने भारत में जमकर निवेश किया, जो बहुत मायने रखता है। तभी तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत की इस रफ्तार को थामने की कोशिश की, लेकिन ये धक्का लगने के बाद भारत जी जान से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक मामलों के जानकार बता रहे हैं कि जो भारत में लॉन्ग टर्म का टारगेट लिया गया था उसे अब शॉर्ट टर्म में ही पूरा करने का लक्ष्य है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो एक तरीके से अमेरिका ने मुश्किल हमारे लिए खड़ी की थी, उसे भारत ने खुद के लिए ही वरदान साबित करने में अपनी पूरी कोशिश और ताकत लगा दी है। जापान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ये संदेश न सिर्फ जापानी निवेशकों के लिए था, बल्कि अमेरिका को भी एक साफ और स्पष्ट संदेश था कि भारत मुश्किलों में भी आगे बढ़ना जानता है। दोस्तों, जापान में मोदी ने मेक इन इंडिया का जिस तरह से प्रमोशन किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश करने का तो न्योता दिया ही, साथ ही भारत में पूंजी न सिर्फ बढ़ती है बल्कि कई गुना हो जाती है, ये समीकरण और ये फॉर्मूला भी दे दिया। जापानी कंपनियों ने भारत में अब तक 40 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया और 80% से ज्यादा कंपनियां भारत में अपने कारोबार को विस्तार करना चाहती हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर भारत की मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान से जोड़कर। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत दूर की प्लानिंग अपने दिमाग में कर रखी है। जापान में बिना होमवर्क के वो नहीं गए। एससीओ की बैठक से पहले भी पूरी तैयारी है। अमेरिका स्पेस स्टेशन और स्पेस में अपने दबदबे को दुनिया को दिखाता आया है, मगर अब भारत की बारी है। भारत और जापान ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए सहयोग का समझौता किया है, जिसमें जापान का JAXA और भारत का ISRO यानी कि इसरो अब एक नए समझौते के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में नई मील का पत्थर साबित होगा। शायद यही वजह रही कि अब अमेरिका में ही अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ आवाजें उठने की खबरें
अब चौतरफा हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कई अर्थशास्त्री ट्रंप की टैरिफ फैसले को ही गलत बता रहे हैं। उनका मानना है कि भारत जैसे बड़े बाजार से दूरी अमेरिका की वैश्विक स्थिति को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति का पद संभालने को तैयार है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप अभी स्वस्थ है और वही फिलहाल राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन जरा गौर से इस बयान को समझिएगा और सोचिएगा, ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद अगर कोई नेता इस तरह का बयान दे कि वो राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए तैयार है, तो मीडिया में हलचल मचना तो लाजमी है, जो संदेह भी फैलाती है कि क्या कुछ अंदर खाने गड़बड़ है। उन्होंने जो बात पहले कही कि मैं तैयार हूं, इस बयान को कुछ लोग ट्रंप के नेतृत्व पर सवाल के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ज्यादातर नाराजगी भारत से खराब होते रिश्तों पर है। भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका की टैरिफ से परेशान है। अमेरिका की टैरिफ नीति की वजह से कई देश उससे नाराज हैं। जापान, भारत और अब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अमेरिका के बजाय अन्य साझेदारों की तलाश में जुट गए हैं। दोस्तों, अब बात करती हूँ उस ट्विस्ट की जिसने ट्रंप की रणनीति को झटका दिया। ट्रंप ने सोचा था कि भारत को टैरिफ के दबाव में लाकर वो अपने हिसाब से व्यापार को मोल्ड कर लेंगे या व्यापार को बढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें यहाँ तक आई हैं जिसके जरिए अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को तैयार करना चाहता था, लेकिन कहानी अब उसके लिए उल्टी पड़ गई। भारत अब न सिर्फ जापान के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है, बल्कि एससीओ के मंच पर चीन के साथ भी रिश्तों को और बेहतर करने की दिशा में भारत अब मजबूती से बढ़ने की रणनीति पर आगे है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की धरती से दुनिया को संदेश दिया कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। इनडायरेक्टली ट्रंप को यह जवाब दे दिया। जापान के साथ मिलकर चक्रव्यूह तैयार किया कि आगे हमें क्या कुछ करना है, और ये रोड मैप 10 साल का है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। लेकिन अब एससीओ की बैठक पर प्रधानमंत्री की नजर है, क्योंकि अब अगला टारगेट यहीं से है जो कि पूरा करना है। इस बैठक में भारत और चीन के बीच व्यापार, सीमा और विवाद, तमाम मुद्दों के साथ साथ आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जैसे जैसे भारत के करीब चीन आएगा, अमेरिका के लिए टेंशन बढ़नी लाजमी है। इसके पीछे भारत और चीन के बीच का व्यापार एक कड़ी है। लगातार भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत ने अगर एक बार सब कुछ सेट कर दिया, तो दूसरे देशों के साथ निर्यात अगर तेज कर दिया, तो फिर अमेरिका इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में देख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के 50% टैरिफ ने भारत के कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा और फुटवेयर जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन भारत ने इस आपदा को अवसर में बदलने की ठान ली। भारत अब 40 देशों के साथ अपने निर्यात पर फोकस कर रहा है। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तमाम बड़े बाजार शामिल हैं। वैश्विक अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स भारत की इस तेजी को करीब से देख रहे हैं। उनका मानना है कि भारत इस टैरिफ वॉर की स्थिति से न सिर्फ निकल जाएगा, बल्कि इसे अपने फायदे के लिए वो टर्निंग पॉइंट बना देगा। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति ने इसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर प्रदर्शन करने का मौका दे दिया। जापान के साथ 21 समझौते, रूस के साथ तेल सौदा और एससीओ में बढ़ती भूमिका भारत की ताकत दिखाने के लिए अब काफी है। जापान में मोदी ने न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, बल्कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जैसे बड़े कदमों को भी गति दी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जापान की 81% फंडिंग है। इसके अलावा जापान की रेबिडस परियोजना, जो कि साल 2027 तक 2 नैनोमीटर चिप उत्पादन का लक्ष्य रखती है, भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत इस प्रोजेक्ट में डिजाइन, पैकेजिंग और टैलेंट कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बना रहा है। ऊपर से रूस लगातार भारत को सस्ता तेल ऑफर करके जहां से भारत ने तेल खरीद को अब और बढ़ा दिया है। मतलब जापान और रूस के साथ भारत का साथ अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो भारत के लिए बहुत जरूरी था। वहीं चीन के लिए भी भारत पूरी तरह से अब तैयार है। एससीओ की बैठक में क्या कुछ करना है, प्रधानमंत्री मोदी के पास पूरा रोड मैप तैयार है और होमवर्क रेडी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जापान में माहौल बनाया, दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, अब बारी है एससीओ की। एससीओ में भारत की बढ़ती भूमिका न सिर्फ आर्थिक बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। एशिया में उसके दबदबे को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एससीओ का मंच भारत के लिए एक अवसर है।
वहीं भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत है और एससीओ के मंच पर ये और गहरा होगा। आपको ये भी बता दूं कि एससीओ के लिए वो देश जो टैरिफ वॉर में भारत के साथ खड़े हैं, उनमें रूस, चीन और मध्य एशियाई देश सबसे अहम है। रूस का तेल सौदा और भारत चीन के बीच बढ़ता व्यापार अमेरिका के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश भारत के साथ ऊर्जा, खनिज और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत की ये रणनीति न सिर्फ आर्थिक बल्कि कूटनीतिक रूप से भी अमेरिका के लिए सिरदर्द बन रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत एससीओ और जापान जैसे सहयोगियों के साथ अपनी रणनीति को लागू करने में सफल हो गया तो अमेरिका का वैश्विक व्यापार पर प्रभाव कम हो सकता है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है जिसे मोदी सरकार ने पूरी ताकत से भुनाने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एक आपदा की तरह था, एक आपदा की शुरुआत थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक अवसर में बदल दिया। जापान के साथ 21 समझौते, रूस के साथ तेल समझौता, एससीओ का मंच, भारत की उसमें बढ़ती भूमिका, ये सब कुछ दिखाता है कि हम किस रणनीति के तहत टैरिफ के दबाव को कम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत न सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ा रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी साख को भी मजबूत कर रहा है। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नए आंकड़ों, नए अपडेट्स के साथ जल्द होंगी रूबरू। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।